अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो है दिन है आप हफ्ते का और डेट है 27 मार्च 2021। मैंने एक केस जो है डील किया बेनामी ट्रांजैक्शन का। उस हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी। तो मैंने सोचा कि चलें दोस्तों से भी बातें करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपनी तरफ से तो इंसान तो कोशिश ही कर सकता है, वकील ने जो है वो कोशिश ही करनी होती है। बेनामी ट्रांजैक्शन होती क्या है, किस तरह से होती है, और उसके प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंस जो है वो साइटेशंस के हवाले से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करनी है बेनामी ट्रांजैक्शन के विटनेसेस को, ये सारी बातें जो है आज मैं आप लोगों के साथ अपने नाकस इलम के मुताबिक जो है वो डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं कि नॉर्मली केसेस में बेनामी ट्रांजैक्शन जो है एज़ यूजुअल मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, थंब इम्प्रेशन को प्रेस करें और कमेंट्स करें, सजेशंस दे सकते हैं आप लोग, और ताकि मैं जो है वो अपना लेक्चर इम्प्रूव कर सकूं, अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकूं। सबसे पहले तो बेनामी ट्रांजैक्शन ये होती है कि बेसिकली पैसे किसी और के होते हैं और प्रॉपर्टी किसी और के नाम होती है। ज़ाहरी तौर पर मालिक कोई और होता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो बैक एंड से जिसने पैसे दिए होते हैं वो ख़रीदार कोई और होता है। इसको बेनामी ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इस पे बेनामी ट्रांजैक्शन जो हैं ये वैसे ही अलाउ नहीं है। नैब जो है वो पकड़ती भी है इनको, लेकिन वो एक और चीज़ है। लेकिन जो केस मैंने बेनामी का डील किया है, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करने जो चाह रहा हूँ वो कुछ और है। मोस्टली जो सिविल कोर्ट्स में बेनामी ट्रांजैक्शन का दावा डिक्लेरेशन और बेनामी इस्तकरार का दावा फाइल किया जाता है, वो मोस्टली केसेस में हस्बैंड की तरफ से वाइफ के नाम पे होता है। तो इसी तरह का एक केस मैंने भी डील किया, उसके हवाले से आपसे बातचीत करता हूँ। नाम नहीं मेंशन करूँगा किसी का, जनरल सी बातें होंगी आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप सब जो है वो सीखेंगे। दोस्तों, बात ये है कि मोस्टली केसेस में ये होता है कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया या किसी भी यूरोपियन कंट्री में हस्बैंड होता है, वो खातून के नाम पर बैंक में पैसे भेजता है और खातून जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद लेती है, बाद में वो अपने नाम करवा लेती है। लेकिन उस प्रॉपर्टी की वजह से लड़के और लड़की का झगड़ा पैदा होता है। लड़का कहता है मेरे नाम पे वापस करो जब वो पाकिस्तान आता है, तो लड़की कहती है मैंने वापस नहीं करनी। तो फिर क्या होता है, वापस अगर नहीं करती डाइवोर्स हो जाती है। नाजुक सा रिश्ता है मियाँ बीवी का, वो रिश्ता टूट जाता है और इस तरह से जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन जो है ना वो सिलसिला कार जो है वो चलता रहता है। फिर लड़का जो है वो उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के लिए जो है कोर्ट में केस फाइल कर देता है। तो चलें हम इस कहानी को छोड़कर जो है वो जेन्युइन केस की तरफ आते हैं। मैं खातून की तरफ से वकील था इस केस में, और जो हस्बैंड था, खामन था उस लड़की का, वो मैं मेंशन नहीं करूँगा कि किस कंट्री में था, वो यूरोप के किसी कंट्री में था। उसका क्लेम था कि वो खातून के बैंक अकाउंट में पैसे भेजता रहा और पैसे, उन्हीं पैसों से खातून ने जो है वो एक मकान ख़रीदा। मकान ख़रीदने के बाद उसने वादा किया था मुझसे कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो ये मेरे नाम ट्रांसफ़र करेगी, लेकिन वो अब मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। तो ये मकान मेरा है, पैसे मेरे थे, अब जो है ये मकान जो है वो मेरे नाम मुझे मिलना चाहिए। अब जो अपेक्स कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनकी जो रूलिंग्स हैं, उनके जो फैसले हैं, उनके मुताबिक इसके जो पाकिस्तान में बेसिक इंग्रेडिएंट हैं बेनामी ट्रांजैक्शन के, वो 4 से 5 इंग्रेडिएंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो बेनामी ऑनर होता है उसके साथ रियल ऑनर का कोई ना कोई इम्प्लाइड या एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो बेनामी मालिक हैं। ठीक है। नंबर 2, कोर्ट ने ये देखना है कि रीज़न क्या थी। ठीक है, रीज़न क्या थी, क्यों बेनामी तौर पर मकान या प्लाट या कोई भी जायदाद है वो खातून के नाम क्यों लगवाई, हालांकि लड़का बाहर हो पाकिस्तान से, तो फिर भी वो आईडी कार्ड की कॉपी देकर जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा सकता है। कोई कदगन नहीं है इस बात पे कि जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी लगवानी है वो उस वक्त मौजूद हो मुल्क के अंदर। आईडी कार्ड की कॉपी इज इनफ। ठीक है जी। फिर तीसरा इंग्रेडिएंट है कि कब्जा किसका है जायदाद पे। ठीक है।
पांचवा इंग्रेडिएंट है कि असल रजिस्ट्री जो है, असल टाइटल डॉक्यूमेंट है, वो किसके कब्जे में है। अगर तो वाकई बेनामी ऑनर होगा तो वो जो है ऑनर जो है, जो रियल ऑनर है, वो साबित करेगा कोर्ट में कि मेरा इसके साथ एक एग्रीमेंट था, रीज़न क्या थी इसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने की, मेरा आईडी कार्ड गुम गया था, या क्यों मैं बाहर था मुल्क से, या कैसे था, क्या सिलसिला कार था। ठीक है, उसके बाद उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिसके नाम पे मकान था, सोर्स ऑफ इनकम मैंने दिया था, वो मैंने साबित करना है, जिसने कोर्ट में केस फाइल करना है। खासतौर पे हस्बैंड अगर कोर्ट में केस फाइल करता है तो उसने साबित करना है इस बात को। ठीक है, प्लेंटिफ पे बर्डन ऑफ प्रूफ है सारा बेनामी ट्रांजेक्शन का। दूसरी बात, पोजेशन किसका है, कब्जा किसका है, ये तो जाहिर हो जाता है कि जिसका जिसका कब्जा है पता चल जाता है, एक एडमिटेड फैक्ट होता है। चौथी बात ये कि जिसके कब्जे में टाइटल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल सेल डीड है, वो उसका पोजेशन है, वो भी एक इंग्रेडिएंट है इसका। पांचवी बात के रीज़न क्या थी इसके नाम होने की, लड़की के नाम अगर मकान लगा तो क्या रीज़न थी, मेरे नाम क्यों नहीं लग सकता है। ये 5 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। इसके लिए मैं साइटेशंस भी आपको बताता हूँ। 2017 YLR पेज नंबर है 341, 2015 MLD 642, 2010 YLR पेज नंबर है 2234। इसके अलावा 2017 YLR पेज नंबर है 224। ठीक है जी, और मज़ीद थारोली चीज़ों को डिस्कस किया गया 2009 SCMR पेज नंबर है 124। ठीक है जी, अब बेनामी ट्रांजैक्शन में जो मेरे वाला केस था उस पर आ जाते हैं। जो लड़का था उसका क्लेम था कि उसने जो दावा किया, प्लीडिंग थी उसकी, उसमें कहा कि मैंने 18 लाख रुपए इस मकान के लिए भेजे, लेकिन मकान जो है ख़रीदा गया ज़्यादा पैसों से। ठीक है, और उसका क्लेम ये था कि ख़तून के नाम पे एक मकान था, हालांकि बाद में सामने यही बात कि ख़तून के नाम पे 2 मकान थे। अब मैं चूँकि लड़के की तरफ से था, लड़की की तरफ से था, तो मैंने लड़के के जो विटनेस थे उनको क्रॉस एग्जामिन किया, और उनको क्रॉस एग्जामिन मैंने कैसे किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो है हम साइटेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ बेनामी ट्रांजैक्शन का जो है वो प्लेंटिफ पे है। 2015 CLC पेज नंबर है 1667। एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के दरमियान, जो बेनामी ऑनर है और रियल ऑनर है। ये कौन सी साइटेशन आपको बताती है, PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट 148। बेनामी ट्रांजैक्शन होने की रीज़न क्या है, क्यों लड़की के नाम पे मकान लगाया गया या प्रॉपर्टी लगाएगी, इसको 2003 CLC पेज नंबर 559 पर एक्सप्लेन किया गया। खामन साबित करेगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन उसने अपनी कमाई से परचेज की थी और बीवी के नाम करवाई थी। 2002 CLC 1573 पेज नंबर है। पोजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है 2001 CLC 29। और औलाद जो है उसके नाम पर बेनामी नहीं खरीदी जा सकती 2011 CLC 1599। और इसके अलावा 1986 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1591। और बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है। 1993 SCMR पेज नंबर है 1325। सोर्स ऑफ इनकम जिसके नाम पे मकान है उसका होना कितना ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। लड़का जो है वो साबित करेगा कि उसने कमा कर ख़रीदा है मकान। तो ये अपना एक्सप्लेन किया गया है PLJ 1996 लाहौर हाई कोर्ट 523। लिमिटेशन लगती है या नहीं लगती बेनामी ट्रांजैक्शन पे 1995 MLD 397 पर होल्ड किया गया। और बेनामी ट्रांजैक्शन पर कोर्ट फीस नहीं लगती है 1995 MLD पेज नंबर है 316। अब बात आती है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ हम चल पड़ते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन आपने कैसे करना है विटनेस जो हैं बेनामी ट्रांजैक्शन के। ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन के विटनेस आमतौर पर, और जो प्लेंटिफ होता है, मैं अपने वकला भाइयों के लिए जहाँ पर जो अपना एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हुए जो है वो मैं बात करूँगा कि अपने वकला भाइयों के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन आपने कैसे करना है विटनेस को। क्योंकि जो प्लेंटिफ होगा उस केस में नॉर्मली वो यूरोप की किसी कंट्री से आया होगा, तो आपने उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, जनरल क्वेश्चन कि भाई आपने किस कंट्री में थे, किस मुल्क के किस बैंक से पैसे भेजे। क्योंकि अगर बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट उसने दी होगी, नॉर्मली केसेस में अकाउंट स्टेटमेंट उसके पास नहीं होगी। अगर होगी तो उसमें ज़ाहिर अगर हो रहा है कि किस बैंक से पैसे हैं, फिर आपने ये क्वेश्चन नहीं पुट करना। लेकिन अगर नहीं है
तो फिर उससे पूछें कि किस बैंक से पैसे भेजे, तुम्हारे पास कोई रसीद है, क्योंकि नॉर्मली लोग रसीदें संभालते नहीं हैं। पॉसिबल नहीं है कि इंग्लैंड, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा, यूरोप के किसी कंट्री से कोई बंदा आए और 10 साल पहले की रसीदें उसने संभाल के रखी हों। तुम्हारे पास कोई रसीद है, तुमने कभी वहाँ टैक्स दिया था, तुम्हारी कोई सैलरी स्लिप है, तुम्हारे पास वर्क परमिट था या नहीं था, तुम वहाँ काम कर सकते थे, तुम तो स्टडी वीज़ा पे गए थे, तुम तो कर्जा लेके गए थे, ठीक है, तुम्हारे नाम पे पाकिस्तान में बैंक अकाउंट ही कोई नहीं है, तुम करते कुछ नहीं थे, ठीक है। और ख़तून का भी साथ साथ साबित करने की कोशिश करें कि उसका सोर्स ऑफ इनकम था कुछ ना कुछ, ठीक है। तुम्हारा इसके साथ, अपनी बीवी के साथ कोई एग्रीमेंट था कि जब तुम ये वापस आओगे तुम्हारे नाम पे मकान लगाएगी, ठीक है। इसके अलावा एग्रीमेंट नहीं होगा, उससे फिर ये भी पुट कर लें क्वेश्चन, अगर नहीं है तो फैक्ट हर केस के डिफरेंट होते हैं कि तुम्हारे पास कोई मैसेज, कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक का मैसेज ऐसा मौजूद है जिसमें तुमने अपनी खातून बीवी को कहा हो कि तुम जब वापस आओगे तो ये मकान तुम्हारे नाम पे वापस लगाएगी, ठीक है। फिर उससे पूछें कि सौदा किस दिन तय हुआ, मकान का कौन डीलर था, रजिस्ट्री किस वकील से करवाई, इसमें नुमाइंदा मुश्तरी कौन है, तुम्हारे भाई इसमें गवाह क्यों नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पैसे होते तो तुम्हारे भाई गवाह होते, नुमाइंदा मुश्तरी तुम्हारा होता, खतून का नुमाइंदा मुश्तरी क्यों है, ठीक है। और किस तारीख को पैसे भेजे, अगर वो कहता है हुंडी के जरिए पैसे भेजे तो उसकी रसीद भी तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। कितना कमीशन अदा किया था, कितनी पेमेंट की थी, कितना बयाना दिया था, सौदा कब तय हुआ था, मकान किस तरह का है, और इसके अलावा रजिस्ट्री पे स्टैम्प पेपर कितना लगाया, आपने कभी पाकिस्तान में टैक्स दिया है, ठीक है, नहीं दिया। और एक और बात दोस्तों कि ये पोजेशन जो है वो रेलिवेंट नहीं होता मियाँ बीवी के सूरत में। पोजेशन चूँकि वो इकट्ठे रह रहे होते हैं तो पोजेशन जो है वो रेलिवेंट नहीं बनता इस तरह की सूरत में। फिर ये कोशिश करें कहने की कि जो इस अकाउंट में ज़्यादातर पैसे जमा हुए हैं वो पाकिस्तान से हुए हैं, और ख़तून जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम ज़ाहिर करने की कोशिश करें। ये पूछें कि आईडी कार्ड चाहे मुल्क से बाहर भी हो बंदा तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे लग सकती है, रीज़न कोई नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर उससे गुम हो गया है तो वो जो है वो गुम हुआ है तो क्यों गुम हुआ है, ठीक है। कब्ज़ा उसे साबित करने की कोशिश करें कि बिजली का मीटर, गैस का मीटर ख़तून के नाम पे है, ठीक है। और आईडी कार्ड की इंग्लिश वाला बाहर चलता है, उर्दू वाला पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। जायदाद की रजिस्ट्री पर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, शरई हिस्से से उसने ये ख़रीदी थी, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें साबित करके आप जो है वो, जब आप ये चीज़ें पूछेंगे तो नॉर्मली केसेस में जो लड़का होता है वो ये रसीदें वगैरह संभाल के नहीं रखी होती उसने, ठीक है। तो ये बहुत पॉसिबल भी नहीं है ये चीज़ें कि आप जो है वो इतनी देर बाहर रहे हैं तो आप जो है ना वो आके कहें कि जी मकान अब मेरा है, मेरे नाम पे लगाएं, और रसीदें जो है वो सारी जो है वो आपने संभाल के भी रखी हों, ठीक है। और टैक्स की जो स्लिप है वो वहाँ पे जिस कंट्री में आप थे वो वहाँ से आपकी कटौती होती थी, कोई पेमेंट आपको मिलती थी, कोई सबूत पेश करें कि आप वहाँ काम करते रहे हैं। तो इस तरह का सबूत देना लड़के के लिए भी ऑब्वियसली ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो साइटेशंस हैं मौजूद हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में जो गोल्डन रूल है, गोल्डन प्रिंसिपल है, उसके बारे में साइटेशन एक मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। इसको थोड़ा सा पढ़ते भी हैं और आपको साथ में प्लेंटिफ प्रोड्यूस्ड प्रॉपर्ड एविडेंस एंड द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ द सूट प्रॉपर्टी इज ऑन द नेम ऑफ द प्लेंटिफ सो शी इज इंटाइटल्ड टू द पोजेशन 2007 YLR पेज नंबर 1338 where parties are husband and wife, possession is not relevant 1992 MLD 2525। और मोटिव जो है, रीज़न जो है बेनामी ट्रांजैक्शन की, उसको प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। हस्बैंड फेल टू प्रूव द मोटिव ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन, सूट डिसमिस 2003 CLC पेज नंबर 559, 2002 CLC पेज नंबर 1209, 2001 CLC 1599। मोटिव जो है ये बहुत ज़रूरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो उसके बगैर जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन जो है वो डिग्री हस्बैंड का अपने नाम पर करवा लेना आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो गोल्डन प्रिंसिपल है कि प्लेंटिफ कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ हैव टू स्टैंड ऑन इट्स ऑन लेग्स, ही हैव टू स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट। तो इस लिहाज से भी कोई दूसरी तरफ से कोई डेफिशिएंसी अगर रह जाए तो वो जो है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन,
ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसके पोजेशन में है, और अगर वो लड़के के पोजेशन में है तो उसने एग्जिबिट करवानी होती है। अगर वो एग्जिबिट नहीं करवाता तो फिर जो है उसका बेनिफिट जो है वो ऑब्वियसली खातून को जो है वो मिलना चाहिए। बियॉन्ड द प्लीडिंग्स जो है वो आप शहादत नहीं दे सकते किसी भी सिविल केस में, अदरवाइज वो रीडेबल नहीं होगी, वो पढ़ी नहीं जाएगी। 2017 YLR पेज नंबर है 2596, PLJ 2006 सुप्रीम कोर्ट 159 पेज नंबर है। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 साइटेशंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और उसके बाद इसको हम फाइनलाइज करते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं बेनामी ट्रांजैक्शन के, मोटिव और कंसिडरेशन और पोजेशन और टाइटल डीड जो है वो किसके कब्जे से किधर को आई है। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओरिजिनल डीड इज़ नेसेसरी, इफ़ मोटिव इज़ मिसिंग सूट शुड बी डिसमिस्ड। 2018 CLC 685 लाहौर हाई कोर्ट। Very important judgment. When husband and wife are living together, husband can never file a suit for cancellation of the registered deed. Wife will be considered the real owner. सुप्रीम कोर्ट का PID 2010 सुप्रीम कोर्ट 569 पेज नंबर पर इसका एक फैसला दिया गया। बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेनामी ऑनर एक्सप्लेन्ड, मोटिव कंसिडरेशन नॉट प्रूव्ड, सूट विल बी डिसमिस्ड। 2017 CLC 15 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। तो दोस्तों उम्मीद है कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो है उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से जो है वो सीखा होगा, और हमें भी दुआ में याद रखा करें, कमेंट्स किया करें, सजेशंस दे सकते हैं आप चैनल को इम्प्रूव करने के लिए। और बाकी आप दोस्तों की मोहब्बत है, शफ़क़त है कि मेरा चैनल जो है वो यहाँ तक पहुँचा। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त अभी मज़ीद भी मेरा साथ देंगे तो चैनल जो है वो मज़ीद जो है वो ग्रो होता रहेगा। आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके आप जो है वो पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मोहब्बतों में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और जो डिस्कशन आप लोगों के साथ जारी थी उसी डिस्कशन का डिसीजन जो है वो क्या आया, क्योंकि हमारी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन इस तरह थी कि हमारे ख़िलाफ़ आपने जज साहब को मजबूर करना होता है कि आप जो डिसीजन है वो आपकी फ़ेवर में जो है वो आए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये केस हमने विन किया है, और अल्लाह ताला की ज़ात की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अपना केस बनाना एक अच्छे वकील का काम है। जब आपके पास केस आता है आपने एक अच्छा डिफेंस तैयार करना होता है, चाहे वो सिविल केस है, चाहे वो क्रिमिनल मैटर है कोई भी, चाहे वो फैमिली का कोई भी मैटर है। जब एक वकील के पास केस आता है वो एक अच्छा डिफेंस सोचता है। जब वो एक अच्छा डिफेंस क्रिएट कर लेता है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग प्लीडिंग, और हर जगह पे वो उसी कंटेंशन के साथ उसी चीज़ को लेकर के आगे चलता है। जब उसकी कंटेंशन एक रहती है तो फिर वो उस केस को जीत जाता है। माइनर डिस्क्रिपेंसीज जो है वो कोर्ट इग्नोर भी कर देती है, क्योंकि माइनर डिस्क्रिपेंसीज जो है वो विटनेसेस की स्टेटमेंट में रहती हैं। दूसरी तरफ से भी ऑब्वियसली क्रॉस एग्जामिनेशन हुई होती है। तो केस को जीतने के लिए आपने जो है वो कोर्ट को मजबूर करना होता है, आपने एक राह दिखानी होती है ड्यूरिंग एविडेंस और ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन कि कोर्ट जो है वो आपकी फ़ेवर में फ़ैसला करे। मैं सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का मशकूर हूँ कि मैंने 50 लाख से ज़्यादा की मालियत का जो है वो मकान एक ख़ातून को लेकर के दिया जिसका कि उसका राइट बनता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को देखेंगे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।